स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 10C। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो लेटेस्ट आपकी बुक है 2026 एग्जामिनेशन के लिए, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने ये जो है वीडियोस बनानी शुरू की हैं। तो जो पुरानी वीडियोस हैं वो नई वीडियोस के बाद में डिलीट करता जाऊंगा वन बाई वन। तो आज ये अपलोड हो रहा है, उसके बाद कल साउंड अपलोड हो जाएगा एंड वन बाय वन सारे का सारा जो है चेंज कर दूंगा। उसके बाद तुरंत आपका इसके बाद मकर संक्रांति के बाद आपका केमिस्ट्री भी अपलोड हो जाएगा और 6 तारीख से आपका वो भी है प्री बोर्ड। चलिए फिर अपना वक्त बर्बाद किए बिना हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द फिनोमिनन, किस तरह की घटना है ये, इन विच ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस होता है इन द कॉइल इफ देयर इज चेंज इन द, चेंज किसके अंदर, मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर चेंज। तो कहा गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है नहीं, फोर्स नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर चेंज आएगा तो ही इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। यही तो चैप्टर की जान है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज बेस्ड ऑन फैराडे, लेंज, राइट हैंड या फ्लेमिंग। ए भाई तुम दोनों को तो पढ़ चुके, तो लेंज लॉ मैं बताऊंगा आगे। फिलहाल फैराडे लॉ इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, लेंज लॉ मैं बताऊंगा, आगे आएगा इसके बारे में। इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, किसकी बात कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात कर रहा है। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कि यहां पे जो एनर्जी है वो कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही है, आपको क्या करना है, इसका मूवमेंट कराना है ना, मूवमेंट कराना है किसका, मैग्नेट का। तो मैकेनिकल एनर्जी लगाओगे आप मूवमेंट के लिए, और उस मूवमेंट की वजह से क्या होगा, चेंज इन फ्लक्स होगा, और चेंज इन फ्लक्स की वजह से क्या होगा, इंड्यूस करंट यहां पे प्रोड्यूस होगा। यानी कि मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। फोर्थ क्वेश्चन में है द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे उतना ज्यादा करंट इंड्यूस होगा, बिल्कुल से ईएमएफ इंड्यूस होगा। हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, जितनी ज्यादा तेजी से मैग्नेटिक फ्लक्स का जो चेंज है वो होगा उतना ही ज्यादा जो है आपका ईएमएफ बताएगा। ये भी ठीक है। करंट नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर डी में ए और बी दोनों को इंक्लूड कर दिया, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारा, डी वाला सही है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके ऊपर डिपेंड करता है, देख लो ए और बी के ऊपर, नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर और रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर। लेंज लॉ क्या है भाई, लेंज लॉ किसके ऊपर है, लेंज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो यहीं से लेंज लॉ आपका आया हुआ है कि यहां पे क्या होता है कि जो फोर्स हम यहां पे इसको लगा रहे हैं मैकेनिकल, एक्चुअली में ये भी क्या करता है, सेम पोलैरिटी के साथ बना के क्या करेगा, सेम अपोज करता है, और उससे अपोजिशन की वजह से क्या होता है, इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। और ये लेंज लॉ से हम डायरेक्शन भी पता कर पाते हैं। अगर हम इसके तरफ लेके आ रहे हैं तो ये भी इसको इसी तरफ रिपेल करेगा, यानी इधर नॉर्थ पोल बनेगा, यानी इधर करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। आगे इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे जो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। इन फ्लेमिंग राइट हैंड रूल द सेंट्रल फिंगर इंडिकेट क्या करता है, लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। सेंट्रल फिंगर इंडिकेट करता है इंड्यूस्ड करंट, दोनों में सेम ही होता है, बस एक जनरेटर में और एक मोटर में। इन एन एसी जनरेटर, अल्टरनेटिंग करंट वाला जनरेटर, क्वाइल मेक्स एन रोटेशन पर सेकेंड,
तो कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाय ऑप्शन नंबर बी। ये ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है। इन आवर हाउसेज, हमारे घरों में, इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके होगे आप, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इज 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अ करंट ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, कांस्टेंट मतलब लगातार एक ही करंट की वैल्यू है, ओके, तो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड यूनिक डायरेक्शन यानी सिंगल डायरेक्शन है करंट का, इज कॉल्ड डीसी करंट। while a current changing its magnitude, जिसका मैग्नीट्यूड बार बार पीरियडिकली चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी, इसको क्या कहते हैं, तो इसको एसी करंट कहते हैं, यानी डीसी और एसी आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज ऑब्टेन्ड बाय, ये जो डायरेक्शन है इंड्यूस्ड करंट का, ये कैसे आपको पता चलता है, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट राइट हैंड थंब रूल से पता चलता है। किससे? राइट हैंड थंब रूल से। तो कहां पे है ये? यहां पे है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। इन ए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में क्या होगा, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में आपका स्टेप अप वोल्टेज ज्यादा चाहिए, तो इधर में नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे, और इधर में नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे। तो नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में, एस स्टैंड फॉर सेकेंडरी में ज्यादा है प्राइमरी से, तो दिस इज व्हाट, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ऑप्शन नंबर सी था हमारा। स्टेप अप, ये ऐसे इसको कर लो, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर डैश द करंट। एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, रिड्यूस करता है करंट को, या फिर कह सकते हो डिक्रीज करता है करंट को। ठीक है, क्या करता है, डिक्रीज इंक्रीज है ना, डिक्रीज करता है करंट को, वेयर एज a स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इंक्रीजेस द करंट। क्या करता है, इंक्रीज करता है किसको, करंट को। अब ये अगर यहीं पे, ठीक है चलो यहीं पे हम बता देते हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा पहले सही हुआ वो तो देख लो, पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज, तो डिक्रीज इंक्रीज। आप यहां पर देखिए, हमने बना दिया यहां पे ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, चलो जो भी बनाया हमने, ठीक। यहां पे होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि जो पावर इधर है वही पावर उधर होनी चाहिए। पावर जो इधर है प्राइमरी के साइड में, ये इक्वल होना चाहिए प्राइम वो पावर इन सेकेंडरी। प्राइमरी के लिए क्या हो जाएगा आपका, वोल्टेज इन प्राइमरी इनटू करंट इन प्राइमरी इज इक्वल टू वोल्टेज इन सेकेंडरी इनटू करंट इन सेकेंडरी। अब आप देखो यहां पे, अगर वोल्टेज आप क्या कर रहे हो, अगर आप स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यूज कर रहे हैं, मैं यहां लिख देता हूं, अगर आप स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, स्टेप अप में यहां पे वोल्टेज ज्यादा आएगा और यहां पे वोल्टेज कम आएगा, तो ये कम, तो इसका मतलब इसको ऑटोमेटिकली क्या होना चाहिए, यहां पे ज्यादा होना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन तो यही कहता है, और यहां पे वोल्टेज ज्यादा है तो करंट ऑटोमेटिकली कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे वोल्टेज इन प्राइमरी अपॉन में वोल्टेज इन सेकेंडरी इज इक्वल टू करंट इन सेकेंडरी अपॉन में करंट इन प्राइमरी। आप देखिए वीपी का आईपी से रिलेशन कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वहीं आप इसका रिलेशन देखिए करंट के साथ, वोल्टेज इन सेकेंडरी, इसका भी रिलेशन कैसा है आपका, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। ठीक है, तो यहां से भी आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से गलत कौन सा है वो बताना है। लेमिनेशन ऑफ कोर, कोर का जो लेमिनेशन है वो लॉस ऑफ एनर्जी को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है ड्यू टू एडी करेंट्स, तो बिल्कुल सही है, सही बात है, लेमिनेट करते ही इसीलिए हैं ताकि एनर्जी का लॉस ना हो, सही बात। कोर इज मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर का ही बनता है, बिल्कुल सही। अ ट्रांसफॉर्मर कैन बी यूज्ड विथ डीसी, बिल्कुल भी नहीं।
एक ट्रांसफॉर्मर सिर्फ और सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट पे ही काम करेगा, डीसी सिंगल डायरेक्शन का कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का करंट उसके अंदर प्रोड्यूस नहीं करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो यहां पे इंडक्शन नहीं होगा, तो इसकी वजह से यहां पे डीसी करंट हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट ही इस्तेमाल होगा तभी काम करेगा। क्लोज्ड कोर इज यूज्ड टू प्रोवाइड अ क्लोज्ड पाथ फॉर मैग्नेटिक फील्ड, ये भी सही है। क्लोज्ड पाथ होता है बिल्कुल, ठीक है, इस तरह का सा फ्रेम होता है एकदम क्लोज्ड पाथ। अब ये देखिए अल्टरनेटिंग करंट, इसकी वजह से यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स आगे बढ़ेंगे और मैग्नेटिक फ्लक्स के यहां पे इंड्यूस होने की वजह से क्या होगा, अरे यहां पे इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पे चेंज होंगे कॉइल के अंदर, तो यहां पे करंट इंड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो यहां पे वही चीज हो रही है, म्यूचुअल इंडक्शन का यहां पे काम होता है। तो यहां पे कह रहा है क्लोज्ड कोर को यूज किया जाता है टू प्रोवाइड अ क्लोज्ड पाथ, किसके लिए, फॉर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रेवल होंगी। यहां पे आप दे रहे हैं करंट, यहां पे करंट आउटपुट में मिल रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स यहां पे ज्यादा है, इसीलिए यहां पे जो वोल्टेज है वो ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। और वोल्टेज को ही इंक्रीज करने का काम करता है ये आपका ट्रांसफार्मर, या फिर वोल्टेज को कम करने का, वो भी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन आंसर में आगे। अब एजर्शन एंड रीजन है, अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली, जब करंट कैरिंग सोलेनॉइड है इसको हम फ्रीली सस्पेंड कर देंगे, तो फ्रीली सस्पेंड होने पे क्या करेगा, इसके अंदर सॉफ्ट आयरन और भी डाल दे, नहीं चलो कोई नहीं, सोलेनॉइड को कर देंगे तो अपने आप नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में चला जाता है, जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट। बिल्कुल सही बात है। रीजन दे रहा है कि एंड ऑफ सोलिनॉइड वेयर द डायरेक्शन ऑफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज बिहेव एज नॉर्थ पोल, अगर करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल, और अगर क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल। एंड हाँ, डायरेक्शन करंट क्लॉकवाइज बिहेव एज साउथ पोल। इससे इसका क्या मतलब है, क्या दोनों का लग तो रहा है लेकिन क्या रिलेशन है भाई, एक तरफ नॉर्थ पोल एक तरफ साउथ पोल है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज वो मेरे को समझ में आ गया, लेकिन ये अपने आप को अर्थ की तरह ही वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और अलाइन कर लेता है अर्थ के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो क्या इसका ये एक्सप्लेनेशन नजर आ रहा है, ये बात अपनी जगह पे सही है, ये भी बात अपनी जगह पे सही है, लेकिन इसका ये एक्सप्लेनेशन नहीं नजर आ रहा। तो यहां पे ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एजर्शन कह रहा है द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की प्रोड्यूस ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल इंक्रीजेस विथ एन इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट। अगर आप देखो यहां पे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है करंट की वजह से सर्कुलर कॉइल में वो बढ़ जाती है, आपने करंट बढ़ा दिया तो यहां पे स्ट्रेंथ भी मैग्नेटिक फील्ड की बढ़ गई, बिल्कुल सही बात है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट। अरे भाई मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड ये इनवर्सली कैसे प्रोपोर्शनल होगी करंट के, इनवर्सली का प्रोपोर्शनल, करंट बढ़ाया तो ये घट गया, इसको कम किया तो ये बढ़ गया, इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई, यानी एजर्शन ट्रू है रीजन फॉल्स है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, एजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रांसफॉर्मर कैन इंक्रीज द वोल्टेज ऑफ एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ। बिल्कुल काम करता है, अल्टरनेटिंग करंट पे ही काम करता है, नंबर ऑफ टर्न्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन से जिधर आपका नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रहेंगे अगर सेकेंडरी में तो वोल्टेज ज्यादा आपको देता है, बिल्कुल सही। रीजन क्या है, दिस इज अचीव्ड बाय कीपिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, एक मिनट, वोल्टेज को इंक्रीज करना है, यानी यहां नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे और यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे। और इसने क्या कहा, ये अचीव होता है बाय कीपिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल लेस, इसमें लेस रखेंगे, नो नो इसमें मोर रखेंगे, तो यानी ये बात ही गलत हो गई, ए सही है और ये फॉल्स है। अगेन ऑप्शन नंबर डी, assertion is true but reason is false।
चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 17। अ ट्रांसफॉर्मर कैन नॉट बी यूज्ड विद द डायरेक्ट करंट, बता ही दिया था आपको। द लैमिनेशन ऑफ कोर प्रिवेंट द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू इंड्यूस करंट इन द कोर। लैमिनेशन ऑफ कोर प्रिवेंट करता है, बिल्कुल सही बात है, प्रिवेंट करता है लॉस ऑफ एनर्जी, लेकिन इससे इसका क्या मतलब है? डायरेक्ट करंट क्यों नहीं यूज करते? डायरेक्ट करंट इसने यूज करते क्योंकि इसकी वजह से जो है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं आएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट तो आएगा लेकिन चेंज इन फ्लक्स नहीं आएगा, ठीक है? तो फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा, तो फिर वो कहां से आपका इंड्यूस करंट बनाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तभी तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा दूसरी साइड में। तो पहला तो आपका सही है, दूसरी बात भी सही है, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है आपका कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बिकम्स मैक्सिमम व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल रिड्यूसेस टू जीरो फ्रॉम इट्स मैक्सिमम वैल्यू। जब मैक्स से जीरो पे जाएगा या जीरो से मैक्स पे आएगा तो देखो बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है ना, एकाएक बहुत ज्यादा चेंज होगा। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। दिस हैपेंस, ये कब होता है? व्हेन द प्लेन ऑफ द कॉइल लाइज इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। आप समझिए, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और जो कॉइल है, कॉइल की डायरेक्शन बिल्कुल ऐसी हो गई, तब ऐसे मिलता है। क्यों? पहले ऐसी थी, मैक्सिमम वैल्यू थी, मैक्सिमम यहां पे फ्लक्स पास हो रहे थे, और उसके बाद ऐसे आ गई डायरेक्टली, यानी मैक्सिमम से जीरो पे आ गई। तो ये तभी हुआ ना जब यहां पे ऐसे रही होगी मैक्सिमम वैल्यू पे, फिर जीरो पे आ गई। तो कब होता है ये व्हेन प्लेन ऑफ कॉइल लाइज इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाती है, तब कि मैक्स से जीरो पे आ जाती है। तो दोनों बातें यहां पे सही है, यानी कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए अब आ गए हम लोग क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन आंसर वन बाय वन देखते हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी चेंज टेक्स प्लेस व्हेन अ मैग्नेट इज मूव्ड टुवर्ड अ कॉइल हैविंग अ गैल्वेनोमीटर बिटवीन इट एंड्स? और यही तो आपके चैप्टर की जान है, ठीक है? यही तो हम लोग पढ़ रहे हैं, बताइए क्या होगा? ठीक है, पता ही होगा आप लोगों को क्या होने वाला है। तो यहां पे चेंज इन फ्लक्स क्या लेके आएगा? इंड्यूस जो है करंट लेके आएगा, इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा। तो यहां पे नेम द फिनोमिनल। अच्छा हुआ क्या? मैग्नेट का मूवमेंट हुआ, यानी मैकेनिकल एनर्जी किसके अंदर बदलेगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की अंदर। और इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं? इस फिनोमिनन को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्लीट करना है। द करंट इज इंड्यूस्ड इन अ क्लोज्ड सर्किट ओनली इफ देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि एसोसिएटेड है या लिंक्ड है विद द सर्किट। ठीक है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर चेंज आना चाहिए, है ना, मूवमेंट के वजह से चेंज आएगा, जस्ट लाइक ऐसे मूवमेंट की वजह से चेंज आ रहा है। तो नेक्स्ट है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ईएमएफ इज इंड्यूस्ड? ये भी देखिए बहुत प्रॉपर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आप देखिए। अ करंट इज स्टार्टेड इन अ वायर हेल्ड नियर अ लूप ऑफ वायर। एक वायर है जो कि नियर अ लूप ऑफ वायर के पास रखा हुआ है, और कह रहा है कि करंट को इसके अंदर स्टार्ट किया गया। अगर करंट को स्टार्ट किया गया तो यहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। क्यों प्रोड्यूस होगा आपको बताऊं। अ करंट कैरिंग वायर, इसके भी आसपास क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। राइट हैंड थंब रूल भूल मत जाना, बिल्कुल सही बात है। द करंट इज स्विच्ड ऑफ इन अ वायर हेल्ड नियर अ लूप ऑफ वायर। यहां पे जब करंट कैरी कर रहा था तो स्टार्ट किया गया करंट को, तो फ्लक्स में चेंज आएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज आएगा, यहां करंट प्रोड्यूस होगा। यहां पे जब ऑफ किया जाएगा तब भी चेंज इन फ्लक्स होगा, तब भी इसके अंदर करंट, तब भी इसके अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा।
A magnet is moved through a loop of wire. थ्रू अ लूप ऑफ वायर अगर हम मैग्नेट को क्या करते हैं, मूव करते हैं, अगेन यहां पे ईएमएफ इंड्यूस होगा। तीनों कंडीशन में होगा, मैंने बताया आपको। अ लूप ऑफ वायर इज हेल्ड नियर अ मैग्नेट। एक लूप ऑफ वायर यहां पे बस रखा हुआ है नियर अ मैग्नेट, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, बस रखा हुआ है, तो यहां पे नहीं होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, तो फोर्थ वाले में, और तीन बाकी जो बचे हैं उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको मिलेगा। अ कंडक्टर इज मूव्ड इन अ वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड। एक कंडक्टर को मूव कराते हैं कहां पे, वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। नेम द लॉ विच डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर। तो ये कौन सा रहेगा, ये आपका फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल रहेगा। व्हेन अ कॉइल इज मूव्ड इन अ वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डिटरमाइंस द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एसी अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस्ड इन एन जनरेटर। तो क्या डिटरमाइन करता है फ्रीक्वेंसी, डिटरमाइन होती है फ्रीक्वेंसी किससे, रोटेशन से, नंबर ऑफ रोटेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन, इट मींस द नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल पर सेकेंड डिटरमाइन करती है किसको, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी प्रोड्यूस्ड इन अ जनरेटर। ओके, नंबर ऑफ रोटेशन पे ये डिसाइड होता है। जितनी ज्यादा रोटेशन उतना ही ज्यादा जो है फ्रीक्वेंसी होगी। कंप्लीट द सेंटेंस, एसी जनरेटर, एसी जनरेटर अल्टरनेटिंग करंट वाला जनरेटर चेंजेस द मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी को किस में चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आप क्या कराते हो, आप उसको मूव करवाते हैं कंडक्टर को, जो बीच में आर्मेचर है, और उसके मूवमेंट की वजह से करंट इंड्यूस होता है उसके अंदर। ठीक है, तो इसलिए आपका मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। What energy conversion does take place in generator when it is in use? तो कंडक्टर मूव करता है, कंडक्टर मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहां से मिल रहा है आपको, मैकेनिकल एनर्जी से। मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। State one advantage of using an alternating current over the डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक नहीं जाता, वेयर एज अल्टरनेटिंग करंट को आप काफी ज्यादा डिस्टेंस तक लेके जा सकते हो। ए अल्टरनेटिंग करंट इज द करंट ऑफ चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये भी है कि भाई चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसके अलावा आप ये लिख लेना कि भाई चीपर होता है एंड इजी टू प्रोड्यूस, ये लिख सकते हो, इजी टू प्रोड्यूस। प्रोड्यूस ना लिख के आप लिखो जनरेट देन डीसी। डीसी करंट से ज्यादा आसानी से आप किसको प्रोड्यूस कर सकते हो, अल्टरनेटिंग करंट को। नेक्स्ट है कि हाउ आर द एएमएफ इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर रिलेटेड विद द नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस कॉइल। तो ये कैसे डिपेंड करते हैं, तो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं। कैसे, डायरेक्टली, है ना। यहां पे ईएमएफ के लिए यही लिखा है, या फिर लिख सकते हो वोल्टेज इन सेकेंडरी अपॉन में वोल्टेज इन प्राइमरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी अपॉन में नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। ठीक है, और ये जो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी अपॉन में नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी है, इसी को या फिर इसके थ्रू आप क्या निकाल सकते हो, टर्न्स रेशियो। क्या निकाल सकते हैं आप, टर्न्स रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, और यही चीज बिल्कुल जो है अपोजिट हो जाएगी, और वो फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, यानी कि वोल्टेज इन प्राइमरी अपॉन वोल्टेज इन सेकेंडरी। इसके लिए तो आपका हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, और इज इक्वल टू, ये दोनों तो डायरेक्टली है, और उसके बाद करंट इन सेकेंडरी अपॉन में करंट इन प्राइमरी। ये इन दोनों का रिलेशनशिप इनवर्सली होता है, ये तो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया था। Complete the following sentences. In a step-up transformer, number of turns in the primary are
प्राइमरी में कम होंगे नंबर ऑफ टर्न्स, सेकेंडरी में ज्यादा होंगे। ज्यादा किधर होंगे, हमें जिधर वोल्टेज ज्यादा चाहिए होगा। ठीक है, अगर कम करना है वोल्टेज, आउटपुट में कम चाहिए, तो आउटपुट में हमारा कम होगा नंबर ऑफ टर्न्स। द ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड इन डैश करंट सर्किट। तो ट्रांसफॉर्मर को कहां पे यूज किया जाता है, एसी करंट सर्किट में यूज किया जाता है। अल्टरनेटिंग करंट मिलेगा तो डायरेक्ट करंट पे काम नहीं करेगा। इन अ ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर ओके, एस यहां पे गायब है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी वोल्टेज दैट इज इंक्रीजेस, डिक्रीजेस या रिमेन सेम, तो रिमेन सेम। क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सेम रहने वाला है, फ्रीक्वेंसी सेम रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, नेम द मटेरियल ऑफ द कोर इन इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रोमैग्नेट, डीसी मोटर, एसी जनरेटर, अ ट्रांसफॉर्मर। सबके लिए एक ही मटेरियल यूज होगा एंड दैट इज सॉफ्ट आयरन कोर। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग अपने शॉर्ट क्वेश्चन पे, वेरी शॉर्ट से अभी शॉर्ट पे आए हैं, उसके बाद लॉन्ग पे भी। स्टेट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ऑलरेडी चैप्टर की शुरुआत ही यहीं से हुई है, कोई नहीं। क्या कहता है ये, कहता है कि व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स लिंक्ड विद द कॉइल, एक ईएमएफ इज सेट अप which last as long as there is change in magnetic flux linked with the coil। ठीक है, इसी की बात ये कर रहा है। यहां आप गैल्वेनोमीटर लगा लो और यहां पे आप क्या कर लो, मैग्नेट को रख लो। तो यहां पे अगर स्टेशनरी पोजीशन में कोई चेंज नहीं होने वाला, मूव कराओ अंदर की तरफ, फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा। आपने अंदर इसको रख दिया रेस्ट पोजीशन में, कुछ नहीं होगा। अगेन पुल आउट करो बाहर की तरफ, अगेन करंट इसके अंदर आएगा। ठीक है, तो ये करंट को डिटेक्ट करेगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा इसके अंदर। तो कब हो रहा है, जब यहां फ्लक्स में चेंज हो रहा है। और जो मैग्नीट्यूड है ईएमएफ का जो इंड्यूस हो रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ का मतलब फ्लक्स और रेट, इसके ऊपर डिपेंड करता है भाई। जितनी ज्यादा तेजी के साथ आप क्या करवाओगे, इसको चेंज करवाओगे, रेट जितना ज्यादा तेजी से चेंज करेगा रेट फ्लक्स का, उतना ज्यादा जो है इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। स्टेट टू फैक्टर ऑन विच द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल डिपेंड। दो चीजों पे होता है, एक तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स और दूसरा रेट के ऊपर। एक तो बदलाव होना चाहिए मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर, और दूसरा कितनी तेजी के साथ वो बदलाव हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा का साइन नहीं लगाया मैंने यहाँ पे, है ना, कितने तेजी के साथ वो बदलाव हो रहा है। एक तो चेंज होना चाहिए, दूसरा स्पीड कितनी तेजी के साथ हो रहा। हाउ वुड यू डिमोन्स्ट्रेट that a momentary current can be obtained by suitable use of magnet, a coil of wire and a galvanometer। तो कैसे करोगे आप, तो ये है आपका सारा का सारा सेटअप। ये तो एक डायग्राम भी आपको बना देना है। यहाँ पे नॉर्थ पोल को आप करीब लेके आओगे, जब नॉर्थ पोल को आप करीब लेके आओगे तो देखोगे कि जो आपका गैल्वेनोमीटर है उसका जो इंडिकेटर है वो किधर डिफ्लेक्ट करेगा, राइट वर्ड डिफ्लेक्ट करेगा। आप जिधर से देख रहे हो राइट वर्ड डिफ्लेक्ट करेगा। और जैसे ही दोबारा मैग्नेट को बाहर पुल आउट करोगे, एक मिनट, मैग्नेट को अंदर इंसर्ट करके छोड़ दिया, अगेन गैल्वेनोमीटर विल रिटर्न टू इट्स ओन पोजीशन। बट व्हेन अगेन उसको पुल आउट करोगे मैग्नेट को फ्रॉम द सोलेनॉइड, तो अगेन व्हाट विल हैपन, गैल्वेनोमीटर विल शो डिफ्लेक्शन बट इन द लेफ्ट साइड। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। और ये फिनोमिनन क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि भाई जब भी फ्लक्स के अंदर चेंज आ रहा है तो क्या हो रहा है, इसके अंदर एएमएफ इंड्यूस हो रहा है। एंड दिस इज द आंसर, है ना। ये हो क्या रहा है कि एक्चुअल में यहां पे ये जो आप मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हो, मैग्नेट का मूवमेंट करा रहे हो, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द करंट ऑब्टेन्ड इन पार्ट ए। जो करंट आपको मिल रहा है पार्ट ए के अंदर, तो किससे जुड़ा हुआ है, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, तो दैट इज मैकेनिकल एनर्जी जो आप प्रोवाइड करा रहे हो मूवमेंट
करा के। स्टेट फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड सो मेनी टाइम्स। सेम थिंग हो जाएगा बस राइट हैंड में जो लेफ्ट हैंड में था। ये आपका फोर फिंगर विल इंडिकेट direction of magnetic field, middle finger will indicate direction of current and this thumb will indicate direction of motion, अरे सॉरी फोर्स, हाँ वही। what is Lenz law? Lenz law क्या होता है? Lenz law states that the direction of induced EMF या फिर induced current का is such that it always tend to oppose the cause which produces it। किस तरफ होगा डायरेक्शन? तो डायरेक्शन बिल्कुल ऐसा होगा कि जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस होगा ये उसी को अपोज करेगा। मतलब ये कि अगर नॉर्थ पोल के करीब आने से, नॉर्थ पोल के करीब आने से यहां पे अगर करंट इंड्यूस हो रहा है तो ये नॉर्थ पोल को ही रिपेल करेगा, अपोज करेगा, यानी कि रिपेल करेगा, यानी ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। यानी करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर यही हम इसको दूर लेके जाएंगे, है ना, बाहर की तरफ, तो ये नया क्यों बना रहा हूं मैं इसे बताऊं। अगर इसी मैग्नेट को हम क्या करें, फार अवे जब लेके जाएंगे, दूर लेके जाएंगे, तो अगेन फ्लक्स में चेंज आएगा, अंदर से बाहर की तरफ जाते हुए भी फ्लक्स में चेंज आएगा। अभी जब दूर जा रहा है नॉर्थ पोल के, तो ये उसका उल्टा बिहेव करेगा, यानी साउथ पोल की तरफ बिहेव करेगा, यानी अब करंट जो है क्लॉकवाइज जाएगा। तो यही है आपका लेंज लॉ कि ये हमेशा अपोज करेगा। आगे भी लेंज लॉ आएगा, ठीक है। तो उससे भी पता चलता है डायरेक्शन किसका, करंट का, ठीक है। तो अगर नॉर्थ पोल करीब आ रहा है तो वो उसको रिपेल करेगा, अगर नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो वो उसको अट्रैक्ट करने के लिए क्या करेगा, साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, अपोज करेगा। ऑलवेज द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट। Why does it become more difficult to move a magnet toward a coil when number of turns in the coil has been increased? आप देखो, एक तो ये है और एक मैंने ऐसा बनाया कि ये है। अगर आपने इंक्रीज कर दिया नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल तो क्यों डिफिकल्ट हो जाएगा मैग्नेट को मूव कराना, किस लिए हो जाएगा, लार्ज नंबर ऑफ टर्न डेंस मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, और ज्यादा डेंसर हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। और लेंज लॉ यह कहता है कि जो कॉज इसको प्रोड्यूस कर रहा है ये उसी को क्या करेगा, अपोज करेगा। अगर इधर को मूव कराएंगे ये इसको अपोज करेगा, सेम नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करके। तो इसीलिए मुश्किल हो जाएगी अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दें। तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैप्टर में पार्टिकुलर जो भी आपके डाउट्स हैं वो आई होप कि क्लियर हो जाने वाले हैं। Explain why an induced current must flow in such a direction so as to oppose the change producing it। अब यहां पे देखिए सवाल पूछ रहा है आपसे कि क्यों इंड्यूस करंट फ्लो करना चाहिए ऐसे डायरेक्शन में ताकि वो अपोज करे उस बदलाव को, उस चेंज को जो कि प्रोड्यूस कर रहा है उसको, ठीक है। लेंज लॉ यहां पे इंप्लाई करता है और लेंज लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट द अपोजिंग फोर्स। जो फोर्स है, जो अपोज कर रहा है फोर्स, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, तो वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट द अपोजिंग फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द मूविंग मैग्नेट एंड दस इलेक्ट्रिक एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। तो यहां पे क्या हो रहा है, जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको अपोज करने के लिए, उसको अपोज करने के लिए क्या हो रहा है, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और ऐसे डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही है कि सेम पोलैरिटी नॉर्थ पोल डेवलप हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहां पे कि नेम एंड स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ अ सिंपल एसी जनरेटर। किस प्रिंसिपल पे काम करता है हमारा एसी जनरेटर, और कह रहा है व्हाट इज इट्स यूज, इसका यूज क्या है। तो ये प्रिंसिपल जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ठीक है। और वो क्या है, वो ये है कि जब कोई व्हेन अ कंडक्टर इज रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड,
जब एक मैग्नेटिक फील्ड में हम कंडक्टर को रोटेट करवाते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक्ड है वो चेंज होता है एंड दस ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। इसका यूज कहां पे होता है? नेम एंड स्टेट द प्रिंसिपल। तो नाम भी बताना था, बताना भी था प्रिंसिपल के बारे में। यहां पे हमने लिख दिया डेफिनेशन। यूजेस कह रहा है एसी जनरेटर इज यूज्ड इन अवर हाउस, फैक्ट्रीज, मॉल्स, हॉस्पिटल, ऑफिसेज एंड मैरिज प्लेसेस। जहां कहीं भी बिजली की जरूरत होती है जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। और स्पीड ऑफ रोटेशन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग उसमें डीजल डालते हैं, मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, और जितना ज्यादा स्पीडीली वो रोटेट करता है उतनी अच्छी खासी आपको बिजली देता है। In an AC generator, the speed at which the coil rotate is doubled. जनरेटर में जो कॉइल की स्पीड है उसको डबल कर दिया गया। हमने क्या देखा था? फ्रीक्वेंसी भी डबल हो गई थी। हाउ वुड दिस अफेक्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द आउटपुट वोल्टेज? तो फ्रीक्वेंसी डबल हो गई थी। फ्रीक्वेंसी डिपेंड ही करती है किसके ऊपर? स्पीड ऑफ रोटेशन के ऊपर। और मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज की बात कर रहा है। अगर यहां पे फ्रीक्वेंसी डबल हो गई और आपने क्या किया? स्पीड को डबल कर दिया, यानी और ज्यादा तेजी से रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है वो और ज्यादा तेजी से हो रहा है। इट मीन्स और ज्यादा तेजी के साथ क्या प्रोड्यूस होगा? और ज्यादा वोल्टेज आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो यहां पे वोल्टेज भी आपका डबल हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी तो डबल हो ही जाएगी क्योंकि उसकी स्पीड आपने डबल कर दी। स्टेट टू वेज टू प्रोड्यूस अ हायर ईएमएफ इन एन जनरेटर। अभी जस्ट पीछे आपने पढ़ा कैसे करोगे? इंक्रीज कर दो स्पीड रोटेशन का। ठीक है, आर्मेचर कॉइल जो है उसका स्पीड आप बिल्कुल बढ़ा दो। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द आर्मेचर कॉइल। आर्मेचर कॉइल के अंदर जो आपका कॉइलिंग की गई है उसके नंबर ऑफ टर्न्स आप क्या कर दीजिए? बढ़ा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेट टू डिसिमिलैरिटीज एंड टू सिमिलैरिटीज बिटवीन अ डीसी मोटर एंड एन एसी जनरेटर। तो सबसे पहले तो आप यहां पे डिफरेंसेस देख लीजिए। जनरेटर की बात करें तो ये मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल में, और यही उल्टा काम करता है, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में चेंज करेगा। यहां मोटर में पहले मोटर पढ़ा हम लोगों ने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, वेयर आज आप देखो जनरेटर में फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगता है। यहां पे दो अलग अलग कोएक्सियल स्लिप रिंग्स का यूज होता है ना, वेयर एज यहां पे कॉम्यूटेटर स्प्लिट रिंग्स का यूज होता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है, और वो किसके ऊपर काम करता है कि करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑन इट। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल वो तो डायरेक्शन की तरह था, सॉरी। हाँ, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे कि भाई अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके ऊपर फोर्स लगेगा, ये उसका है। ये तो आपका हो गया डिसिमिलैरिटी, दो के बजाय चार हो गया। सिमिलैरिटी क्या है दोनों के अंदर? दोनों के अंदर ये है कि भाई कॉइल रोटेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बिटवीन द पोल पीसेस ऑफ अ पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, दोनों ही डिवाइसेस में। एक और आपको डिसिमिलरिटी यहां पे सॉरी एक सिमिलरिटी और आपको यहां पे बतानी है। दोनों में एनर्जी कन्वर्जन होता है, बस एक में इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल, एक में मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल, ये भी लिख सकते हो आप। नेक्स्ट है आपका 12th, फॉर व्हाट पर्पस आर द ट्रांसफॉर्मर यूज्ड। ट्रांसफॉर्मर का काम ही होता है वोल्टेज को कम करने के लिए या वोल्टेज को ज्यादा करने के लिए। ऑन विच टाइप ऑफ करंट डू ट्रांसफॉर्मर्स वर्क? तो अल्टरनेटिंग करंट पे। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर बता दिया कि यूज होता है किसके लिए? टू इंक्रीज और डिक्रीज अल्टरनेटिंग ईएमएफ या फिर अल्टरनेटिंग करंट। नो, दे कैन नॉट बी यूज्ड विद डीसी करंट। यहां पे है ऑन विच टाइप ऑफ करंट डू ट्रांसफॉर्मर वर्क? तो अल्टरनेटिंग करंट। यहां पे देखो, एज इफ करंट इन वन कॉइल इज कांस्टेंट, यानी डायरेक्ट करंट एक यूनिक डायरेक्शन होता है, कांस्टेंट होता है। नो इंड्यूस्ड करंट विल फ्लो इन द अदर कॉइल सिंस देयर विल बी देन नो चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो लिंक है किसके साथ? कॉइल के साथ। तो यहां पे
अल्टरनेटिंग करंट रहेगा तभी जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होके आगे दूसरी तरफ म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू क्या प्रोड्यूस करेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, या फिर इंड्यूस करंट। State two factor on which the magnitude of an induced EMF in secondary coil of a transformer depend। ये कह रहा है ये चीज, इसकी बात, ये सेकेंडरी और ये प्राइमरी, ठीक है। तो बोल रहा है टू फैक्टर ऑन विच मैग्नीट्यूड जो है इसका, है ना, सेकेंडरी कॉइल का, वो किस पे डिपेंड करेगा, तो चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स पहले इस पे डिपेंड करेगा, अब दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं सेकेंडरी साइड में। नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे तो वोल्टेज ज्यादा होगा, करंट कम, और नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे तो वोल्टेज कम होगा, करंट ज्यादा। नेम द डिवाइस यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म 12 वोल्ट एसी टू 200 वोल्ट एसी। वोल्टेज 12 से 200 जा रहा है, स्टेप अप हो रहा है, तो क्या डिवाइस यूज होगा, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यहां पे यूज होगा। किस प्रिंसिपल पे काम करेगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर काम करने वाला है। नेम द कॉइल ऑफ विच द वायर इज थिकर इन स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन, और साथ ही साथ आपको रीजन भी देना है सपोर्ट करने के लिए अपने आंसर को। अब आप देखिए करंट किधर ज्यादा है, अगर हमने यहां पे ज्यादा टर्न किए हैं, यहां पे हमने कम टर्न किए हैं, वोल्टेज यहां ज्यादा है यानी करंट यहां कम है, वोल्टेज यहां कम है यानी करंट यहां पे ज्यादा है। अगर करंट यहां पे ज्यादा है, जिधर करंट ज्यादा होगा वहीं पे हम थिक वायर इस्तेमाल करेंगे ताकि एनर्जी लॉस ना हो। इन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी कॉइल इज थिकर, तो ये स्टेप डाउन है तो सेकेंडरी कॉइल इज थिकर, और इसमें अगर यही प्राइमरी होता यानी स्टेप अप होता यानी ये थिकर होता और यहां पे पतले तारों का इस्तेमाल होता, यानी करंट यहां पे ज्यादा होता है प्राइमरी में और यहां सेकेंडरी में कम होता है। तो यहां जहां कहीं भी करंट ज्यादा होगा वहीं पे हम लोग थिक वायर यूज करेंगे, ये आपको याद रख लेना है। The output current of a transformer in which the voltage is stepped down is usually higher than the input current. Explain why। ये इसका जो है आंसर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं इसका आंसर है क्या, कि फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर, एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए होता क्या है, इनपुट पावर इक्वल होता है टू आउटपुट पावर, बिल्कुल इक्वल होगा। और ये जो रिलेशन होता है P इज इक्वल टू वी आई, हमको पता है कि V और I इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। नहीं समझ में आ रहा है मैं बता दूंगा अभी, कभी आंसर आप देख लो ताकि आपको हैंडराइटिंग अगर ना समझ में आ रही हो तो कम से कम मैं पढ़ दे रहा हूं। वी नो दैट V एंड I आर इनवर्सली रिलेटेड। इन ए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज इज डिक्रीज, वोल्टेज डिक्रीज हो जाता है, एंड इन ऑर्डर टू कीप द पावर सेम, पावर के सेम रहने के लिए आउटपुट करंट इंक्रीज कर जाता है, एंड वाइस वर्सा। और यही चीज क्या हो जाता है, अगर आपका वोल्टेज इंक्रीज कर जाता है तो करंट डिक्रीज कर जाता है। देखिए ये आपका मैंने एक रफली ट्रांसफॉर्मर बना दिया, ठीक है, कोई सा भी जिसमें कि कोई भी प्राइमरी हो एक सेकेंडरी हो। मैं कह रहा हूं कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए आपका जो पावर इन प्राइमरी है वो इक्वल होना चाहिए पावर इन सेकेंडरी के, यानी कि वोल्टेज इन प्राइमरी इनटू करंट इन प्राइमरी शुड बी इक्वल टू वोल्टेज इन सेकेंडरी इनटू करंट इन सेकेंडरी। अब आप यहीं से देखिए कि जो वोल्टेज इन प्राइमरी है अपॉन में वोल्टेज इन सेकेंडरी अगर देखें, ये इक्वल आ रहा है करंट इन सेकेंडरी अपॉन में करंट इन प्राइमरी। किसी एक से भी देखो वोल्टेज इन प्राइमरी और करंट इन प्राइमरी, तो जो वोल्टेज इन प्राइमरी है ये इनवर्सली रिलेटेड है किससे, करंट इन प्राइमरी से, यानी कि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वोल्टेज ज्यादा होगा तो करंट कम होगा और करंट कम होगा तो वोल्टेज ज्यादा होगा, यानी कि यहाँ पे सेकेंडरी में अगर तुमको ऐसा मिल रहा है तो इसका मतलब वहां पे करंट कम होगा। वोल्टेज अगर ज्यादा है तो करंट कम है तो वोल्टेज ज्यादा, ठीक है। तो ये यहां से हमने डिराइव किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
चलिए, व्हाई इज द आयरन कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर मेड लेमिनेटेड, यानी पतले पतले थिन शीट का, इंस्टेड ऑफ बीइंग इन वन सॉलिड पीस। तो पतले पतले थिन शीट का क्यों बनाते हैं? तो लेमिनेटेड थिन शीट लिया जाता है जो प्रोड्यूस करता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और हेल्प करता है रिड्यूसिंग एडी करेंट्स इन द कोर एंड रिड्यूसेस द लॉस ऑफ एनर्जी। इट ऑल्सो रिड्यूसेस हिस्टेरेसिस लॉस इन द कोर। तो लैमिनेटेड थिन शीट क्या करती है? फील्ड लाइंस को यहां पे कंसेंट्रेट करने का काम करता है सॉफ्ट आयरन कोर। क्योंकि होता क्या है, ये जो मतलब है आपका हिस्टेरेसिस लॉस, इसका मतलब तो ये होता है कि मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन अल्टरनेटिंग करंट है, तो ऐसा बार बार होने की वजह से क्या होता है कि जो फेरिक मटेरियल है उसमें एनर्जी का लॉस होता है, तो इसीलिए सॉफ्ट आयरन कोर को इस्तेमाल किया जाता है। वेयर एज यहाँ पे लेमिनेटेड शीट की जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे होता क्या है कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइंस है ना प्रोड्यूस होती हैं, और यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स कोर के अंदर चेंज होता है। तो कोर के अंदर चेंज होने की वजह से कुछ लोकल करंट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, किसके अंदर? कोर के अंदर। तो इसीलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए पतले पतले शीट्स लैमिनेटेड लिए जाते हैं, ताकि वो एडी करंट्स प्रोड्यूस ना हो और एनर्जी लॉस ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18। नेम टू काइंड्स ऑफ एनर्जी लॉसेस इन अ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर में दो तरह के एनर्जी लॉसेस, तो एडी करंट्स और लॉस ड्यू टू हीट, ये भी कर सकते हो, और एक हिस्टेरेसिस लॉस, यानी कि मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन वाले प्रोसेस में जो लॉस होता है वो। ठीक है, और इसके अलावा आपसे ये भी पूछ रहा है कि आप इनको मिनिमाइज कैसे करने वाले हैं, कम कैसे करने वाले हैं। सबसे पहला है ड्यू टू हीटिंग इन द कॉइल्स, एनर्जी का लॉस होगा, तो इसके लिए जिधर करंट निकलने वाला ज्यादा है उधर क्या करेंगे हम लोग? मोटे थिक वायर का यूज करेंगे। एडी करंट्स, जिसकी अभी मैंने पीछे बात की कि लोकल करंट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं किसके अंदर? सॉफ्ट इसके अंदर आयरन कोर के अंदर, तो इसीलिए उसको लैमिनेट कर दिया जाता है ताकि लोकल करंट्स एडी करंट्स प्रोड्यूस ना हो और एनर्जी का लॉस ना हो, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है और उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होगा, लोकल करंट्स भी उसमें। तो दिस कैन बी मिनिमाइज्ड। तो कैसे मिनिमाइज्ड होगा? सबसे पहला वाला हमने बता दिया आपको कि थिक वायर का इस्तेमाल करना है कॉइल के लिए, और दूसरा, और वो भी बता दिया आपको कि जहां ज्यादा करंट फ्लो करेगा उधर ही थिक वायर होगा। ठीक है, तो जिधर आपको इससे ट्रांसफार्मर वाला भी रिलेट कर सकते हो, जिधर वोल्टेज ज्यादा है उधर आपको थिन वायर लेना है, जिधर वोल्टेज कम है उधर आपको थिक वायर लेना है। ठीक है, तो वोल्टेज के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ट्रांसफार्मर में कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इट इज रिड्यूस्ड बाय लैमिनेटिंग द आयरन कोर। तो आयरन कोर को लैमिनेट ही क्यों किया जाता है? एडी करंट्स के लिए। इसका पिछला वाले का आंसर है। ठीक है, तो एडी करंट्स यानी लोकल करंट्स जो प्रोड्यूस होते हैं कोर के अंदर, उसको मिनिमाइज करने के लिए वो एक तरह का एनर्जी लॉस है। गिव 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन अ स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ऑलरेडी आपको पता है होते क्या है। स्टेप अप यानी वोल्टेज हमें बढ़ाना है और स्टेप डाउन यानी कि वोल्टेज हमें कम करना है। तो यहां पे सबसे पहला देख लो कि नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स, कॉइलिंग के टर्न्स की बात कर रहा है। तो स्टेप अप है तो सेकेंडरी में ज्यादा होगा और प्राइमरी में कम होगा, पहला हो गया। वेयर एज आप अगर इसमें देखो स्टेप डाउन वाले में, तो आपको लो वोल्टेज चाहिए, तो सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम होने वाले हैं और प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होने वाले हैं। चेंजेस लो वोल्टेज अल्टरनेटिंग ईएमएफ टू हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो यहां पे ये क्या करने वाला है कि लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा और ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने वाला है। ये दो डिफरेंस काफी है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा नेम द ट्रांसफॉर्मर यूज्ड इन द पावर जनरेटिंग स्टेशन। जब पावर जनरेट होता है, कहां पे जनरेट होता है? अपने देश में सबसे ज्यादा है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यानी रिवर वगैरह के साइड पे जहां पे ये बांध वगैरह होता है वहां प्रोड्यूस होता है, और वहां से इसको लेके आना है कहां तक? शहर तक लेके आना है। ऐसे केस में आप खुद सोच के देखिए कि पावर जनरेटिंग स्टेशन से वहां तक कैसे आएगा? हाई वोल्टेज के थ्रू आएगा। कैसे आएगा? हाई वोल्टेज। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे। पावर सब स्टेशन जो हाई वोल्टेज का है उसको लो वोल्टेज पे करेंगे सब स्टेशन पे,
फिर वहां से हैवी इंडस्ट्रीज को हम दे देंगे, उसके बाद और एक बार स्टेप डाउन करेंगे और हमारा जो करंट होगा 440 वोल्ट तक हो जाएगा, 220 वोल्ट तक, और फिर उसको आराम से घरों की सप्लाई के लिए दे दिया जाएगा। यानी यहां पे जनरेटिंग स्टेशन पे स्टेप अप यूज होगा, उसके बाद आपका शहर में सब स्टेशन पे स्टेप डाउन यूज होने वाला है। और साथ ही साथ ये भी बताइए कि सबका फंक्शन क्या होगा। तो ट्रांसफॉर्मर यूज्ड इन पावर जनरेटिंग स्टेशन इज स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर टू रेज द वोल्टेज फ्रॉम 11 किलोवोल्ट टू 132 किलोवोल्ट to reduce the loss of energy in form of heat in the line wire used for transmission। तो आपको पता ही है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, उसको हम लोग बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाले। तो हीटिंग इफेक्ट जो है यहाँ पे कम हो जाएगा, साथ ही साथ एनर्जी का लॉस भी कम हो जाएगा। तो इसलिए क्या यूज होगा भाई, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज होगा, क्योंकि करंट को कैरी करना है बहुत दूर से, है ना, कहीं शहर से दूर जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, वहां से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। सब स्टेशन की बात करें तो ट्रांसफॉर्मर यूज्ड इज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अब इतने हाई वोल्टेज पे अप्लायंसेस है ही नहीं काम करने के लिए, इवन इंडस्ट्रीज को भी 33 किलो वोल्ट तक का बिजली चाहिए। तो यहां पे स्टेप डाउन करेंगे 132 किलो वोल्ट से 33 किलो वोल्ट तक, और ट्रांसमिट कर दिया जाएगा हैवी इंडस्ट्रीज के लिए। इसके बाद फर्दर शहर में क्या होता है, और स्टेप डाउन किया जाता है इसको, और उसके बाद घरों की सप्लाई के लिए दिया जाता है। तो मेनली हमारे घर में जो एप्लायंसेस वगैरह होते हैं मोस्टली वो सब 220 वोल्ट के ही आपके पोटेंशियल डिफरेंस पे काम करने के लिए बने होते हैं। अब आ गया आपका लॉन्ग क्वेश्चंस, देखते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहला है व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अब आपके लिए बिल्कुल क्लियर होगा, जिन्होंने चैप्टर नहीं भी पढ़ा उनके लिए भी, कि जब कभी भी एक कॉइल है और कॉइल के आसपास हम क्या करेंगे, मूव कराएंगे इधर मैग्नेट को, तो इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू डिमोन्स्ट्रेट द फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये आई थिंक शॉर्ट क्वेश्चन में भी ऐसा एक सवाल था। तो ऐसे में हम लोग क्या करने वाले हैं बताइए। नॉर्थ पोल लेंगे आप, ठीक है, मैग्नेट, और आपने क्या ले लिया, कॉइल, और इसको आप एक बार थोड़ा सा दूरी पे रखेंगे, स्टेशनरी रहेगा, कोई फ्लक्स में चेंज नहीं, यानी नो करंट इज इंड्यूस्ड। फिर जैसे ही आप इसको मूव करोगे टुवर्ड द कॉइल तो अगेन करंट इंड्यूस होगा, प्लेस्ड करोगे इनसाइड, छोड़ दोगे, अगेन स्टेशनरी, नो फ्लक्स चेंज, तो फिर से करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। जैसे ही आप इसको अवे लेके जाओगे तो अगेन फ्लक्स में चेंज, अगेन करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो पहले ये देख लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। तो इफ मैग्नेटिक फ्लक्स यानी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स is made to change with the conductor, एक electromotive force is set up at the end of the conductor which last as long as the change is taking place। जब तक फ्लक्स में चेंज आता रहेगा, फ्लक्स, फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात कर रहा है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो यहां पे हैं। दिस फिनोमिना इज ओनली कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या फिर नीचे वाला भी डेफिनेशन आप लिख सकते हो, ठीक है। हाँ, तो इसमें यहां पे जो डेमोन्स्ट्रेशन वाला पार्ट है वो यहां पे डिस्क्राइब ऑन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट, तो उसको मैं अभी बता देता हूं। चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो वो एक्सपेरिमेंट के लिए डायग्राम्स यहां है, और यहां पे आप लिख लेना, इसको शॉर्टकट में मैंने लिख दिया है, बुक में काफी लेंथ दिया हुआ है। एज शोन इन फिगर, वो फिगर ड्रॉ कर दिया हमने। अ कॉइल कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर जी, ये आपका कॉइल है और कॉइल कनेक्टेड है गैल्वेनोमीटर जी से। Whenever the north pole of the magnet is moved toward or away, जब कभी भी नॉर्थ पोल मैग्नेट का हम टुवर्ड लेके आते हैं, मूवमेंट की बात कर रहा हूं मैं, टुवर्ड या फिर अवे मूव कराते हैं, फ्रॉम द कॉयल अ करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉयल। और करंट इंड्यूस हुआ ये कैसे पता चला, एज शोन बाय द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में देखो डिफ्लेक्शन है, जब इधर मूव करा रहे हैं तो राइट हैंड साइड में है डिफ्लेक्शन, और जब हम अवे लेके जा रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड के साइड डिफ्लेक्शन है। ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा है कि इसके अंदर करंट इंड्यूस हो रहा है। फास्टर द मूवमेंट ऑफ मैग्नेट, यही दो डायग्राम काफी हैं। अगर हम मूवमेंट को फास्टर कर दें
और जल्दी जल्दी मूव कराए, लार्जर द करेंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल, तो कॉइल के अंदर और ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखाई देगा, गैल्वेनोमीटर और ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा। इट मींस मोर करंट इज इंड्यूस्ड। द गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन व्हेन द मैग्नेट इज हेल्ड स्टेशनरी। अगर मैग्नेट एक जगह पे स्टेशनरी हमने रखा हुआ है तो देयर विल बी नो करंट। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। सेकंड वाला देखिए, डिस्क्राइब ब्रीफली वन वे ऑफ प्रोड्यूसिंग एन इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो किस तरह से आप इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस कर सकते हो। तो पीछे जो गया वो भी एक एक्सपेरिमेंट था, लेकिन यहां पे क्या किया है अब हमने कि मैग्नेटिक यू शेप मैग्नेट है और उसके अंदर हमने यहां पे रख दिया है आर्मेचर को। स्टेट वन फैक्टर दैट डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो कि पार्ट ए में आपने इंड्यूस करवाया है। दूसरा कह रहा है व्हाट फैक्टर डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन पार्ट ए। तो डायरेक्शन कौन डिटरमाइन करेगा वो भी बताना है आपको। तो डायरेक्शन के लिए आपको पता ही है कि ये एक तरह से आपका जेनरेटर है, तो इसमें फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगेगा। चलो सबसे पहला, इंड्यूस्ड करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग कॉइल कंटिन्यूअसली। दिस एबीसीडी इज द कॉइल। कहां गया, ए नहीं है क्या, ए यहां पे होना चाहिए। एबीसीडी इज द कॉइल। अगर कॉइल को कंटिन्यूअसली आप मूव कराते हो इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड हॉर्सो मैग्नेट लिया हुआ है, या इतनी की कह सकते हो डायनामो, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, वन वे प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये एक तरीका मिल गया। बी वाला कौन सा फैक्टर, फैक्टर दैट डिटरमाइन द मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी कि जितना तेजी के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उतना ही ज्यादा जो है करंट प्रोड्यूस होने वाला है। और फिर उसके बाद व्हाट फैक्टर डिटरमाइन द डायरेक्शन, तो द डायरेक्शन डिटरमाइन होगा किससे, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से, या कह सकते हो लेंस लॉ से। और लेंस लॉ ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। एक्सप्लेन हाउ डज द लेंस लॉ शो द एनर्जी कंजर्वेशन। लीजिए आ गया लेंस लॉ कि किस तरह से ये एनर्जी कंजर्वेशन शो करता है इन द फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत ये जो है अच्छा क्वेश्चन है कह सकते हो ये। पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या कुछ है आंसर के अकॉर्डिंग, फिर मैं आपको समझाता हूं। लेंस लॉ शो करता है कि कैसे मैकेनिकल एनर्जी स्पेंट इन डूइंग वर्क अगेंस्ट द अपोजिंग फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द मूविंग मैग्नेट। जो मैग्नेट हम मूव करा रहे हैं तो जो एनर्जी लग रही है, जो मैकेनिकल एनर्जी अपोजिंग वाली, is transformed into electrical energy. In other word, it implies the law of conservation of energy. अब आप देखिए एक सिंगल कॉइल में यहां पे बनाता हूं, ठीक है। एक सिंगल कॉइल हमने यहां पे बना दिया। अब आप देखो यहां पे लेंस लॉ क्या कहता है, लेंस लॉ कहता है कि भाई अगर नॉर्थ पोल का मूवमेंट इस साइड में हो रहा है, ठीक है, तो इसके अंदर जो करंट प्रोड्यूस होगा वो भी कुछ इस तरीके का प्रोड्यूस होगा कि इस साइड में नॉर्थ पोल ही बनेगा, ये इसको अपोज करेगा। और आप खुद सोच के देखो अगर ऐसा ना हो तो क्या हो, तो पता चलेगा कि हम अगर ऐसे ढेर सारी कॉइलिंग कर दें तो एक बार मैग्नेट को अगर हम इधर करें तो लगातार करंट प्रोड्यूस ही होता चला जाएगा, जो कि क्या करता है, फिजिक्स के लॉ को वायोलेट करता है। एक इनफाइनाइट एनर्जी आपको मिलती चली जा रही है, बट यहां पे होना क्या चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का नियम लगना चाहिए। यानी कि ये जो मैग्नेट इस तरफ मूव कर रहा है तो इसके ऊपर अपोजिंग फोर्स लगेगा, और उसे अपोजिंग फोर्स के लिए इसके अंदर क्या होगा, ये अपने अंदर इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस करेगा, और करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा ताकि ये इसको रिपेल करे। और वैसे ही जब आप इसको अवे करते हो, क्या करते हो, जब आप इसको अवे करते हो तो ये क्या करेगा, इसको अपोज करेगा, यानी अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, यानी ये बिहेव करेगा साउथ पोल की तरफ। जब आप अवे करोगे तो जो करंट का डायरेक्शन होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा, साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो यही है आपका लेंस लॉ कि जो वर्क डन है, कुछ तो वर्क डन है,
और वर्क डन जो हुआ है अगेंस्ट द अपोजिंग फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द मूविंग मैग्नेट, ये जो मैग्नेट मूव कर रहा है ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द डायग्राम इन फिगर shows a coil of several turns of copper wire near a magnet। एक मैग्नेट है यहां पे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में दिख रहा है आपको, और ये कॉइलिंग करके रखा हुआ है। कॉइल इज मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एरो शोन इन द डायग्राम, यानी हम इस कॉइल को किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, टुवर्ड द मैग्नेट लेके जा रहे हैं। इन व्हाट डायरेक्शन डज द इंड्यूस्ड करंट फ्लो इन द कॉइल, कॉइल के अंदर किस डायरेक्शन में करंट यहां फ्लो करने वाला है ये आपको बताना है। आप यहां पे देखिए लेंज लॉ क्या कहता है कि भाई ये नॉर्थ पोल है तो ये भी नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग इसके टुवर्ड जा रहे हैं और पास जा रहे हैं, करीब जा रहे हैं, तो अपोज करेगा, ये क्या करेगा, अपोज करेगा। और अपोज करेगा तो वो जो अपोज वर्क डन होगा इसके अगेंस्ट में, उसके लिए क्या होगा, इसके अंदर करंट इंड्यूस होने वाला है। ठीक है, करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, नॉर्थ पोल। हम इस साइड आ जाते हैं, इस साइड अगर नॉर्थ पोल देखें तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि ये आपका ये पीछे के साइड से गया हुआ है और इधर आया हुआ है, इधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपका बनेगा। ठीक है, तो ये ऐसे करंट जा रहा है। ठीक, तो करंट कैसे जा रहा है, ये ऐसे ऐसे गया और ऐसे बाहर निकला। ठीक है, ये एक पूरा राउंड वहां पे लेके निकलेगा, यानी करंट जो फ्लो करेगा ए टू बी फ्लो करेगा। मैं यही बता दे रहा हूं लिख के। नेम द लॉ यूज्ड टू अराइव एट द कंक्लूजन इन पार्ट 1, दैट इज लेंज लॉ। ठीक है, इट ऑलवेज अपोजेस द कॉज और रीजन जिसकी वजह से ये हो रहा है। ठीक है, हाउ वुड द करंट इन कॉइल बी अल्टर्ड, कैसे आप कॉइल में जो करंट उसको अल्टर कर सकते हो। ए, द कॉइल हैज ट्वाइस द नंबर ऑफ टर्न्स, अगर कॉइल के अंदर ट्वाइस द नंबर ऑफ टर्न्स है तो करंट भी क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। एंड एक और चीज, द कॉइल वाज मेड टू मूव 3 टाइम्स फास्टर, तो 3 गुना तेज अगर आप करोगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये डायरेक्टली किसको डिपेंड करता है, ये डायरेक्टली ईएमएफ डिपेंड करता है इसी पे। जितना ज्यादा स्पीड बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा करंट आएगा इसके अंदर, तो करंट भी यहां पे क्या हो जाएगा आपका, थ्राइस हो जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए कुछ भी गलत तो है नहीं है, आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द डायग्राम इन फिगर शोज अ फिक्स्ड कॉइल ऑफ सेवरल टर्न्स, कई सारे टर्न्स है यहाँ पे कॉइल के ऊपर, कनेक्टेड एट टू अ सेंटर 0 गैल्वेनोमीटर की रीडिंग है, यानी इधर भी कुछ रीडिंग होगी, इधर भी कुछ रीडिंग होगी, यहां बीच में 0 है। एंड अ मैग्नेट विच कैन मूव इन द डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर, इस मैग्नेट को इधर मूव कराना है। ठीक है, इधर। डिस्क्राइब द ऑब्जर्वेशन इन द गैल्वेनोमीटर, द मैग्नेट इज मूव्ड रैपिडली, अगर इस मैग्नेट को मैं रैपिडली मूव करूंगा चेंज ऑफ फ्लक्स होगा और फ्लक्स के चेंज की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन हुआ। द मैग्नेट इज केप्ट स्टेशनरी आफ्टर इट हैज मूव्ड इनटू द कॉइल, ये इसको लेके आए, इसके अंदर हमने छोड़ दिया स्टेशनरी, नो फ्लक्स चेंज, नो करंट विल शो, तो यानी गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0। इससे पहले वाले में गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा, नॉर्थ है इधर, तो ये डिफ्लेक्शन किधर होगा, राइट साइड में होगा। अगेन द मैग्नेट इज देन पुल्ड आउट ऑफ द कॉइल, मैग्नेट को जैसे ही बाहर की तरफ पुल आउट करेंगे हम, अगेन फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो उसकी वजह से इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा, और अब की बार डिफ्लेक्शन किधर होगा, लेफ्ट साइड में होगा। हाउ वुड द ऑब्जर्वेशन ऑफ पार्ट ए अल्टर, यानी चेंज होगा इफ अ मोर पावरफुल मैग्नेट इज यूज्ड, अगर ज्यादा पावरफुल मैग्नेट को हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा पावरफुल मैग्नेट इस्तेमाल होगा तो और ज्यादा इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होने वाला है। मैग्नेट को तो ये डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व होगा, ठीक है, पहली बार राइट में होगा, और ये डिफ्लेक्शन मोमेंट्री यानी कुछ पल के लिए, जितने देर के लिए फ्लक्स चेंज होगा बस उतने ही पल के लिए होता है। पॉइंटर 0 पोजीशन पे आ जाएगा जैसे ही बीच में लाके छोड़ दोगे। डिफ्लेक्शन अब की बार लेफ्ट साइड में मिलेगा, ठीक है, और डिफ्लेक्शन इन सेम डायरेक्शन विल इंक्रीज,
तो यहाँ पे ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, उसी की वजह से डिफ्लेक्शन इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कह रहा था ये वाला आंसर कि मोर पावरफुल मैग्नेट को अगर आप यूज करोगे तो ये ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखाएगा, और ज्यादा डिफ्लेक्शन का मतलब कि मोर करंट इज इंड्यूस्ड इन दिस कॉइल। तो बात एक ही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ अ सिंपल जेनरेटर। तो सिंपल जनरेटर के लिए ये डायग्राम आपको ड्रॉ कर देना है, और ज्यादा सिंपल फॉर्म में चाहिए डायग्राम तो इसके बाद वाले पोर्शन में ये देखो बहुत सिंपल है। ठीक है, तो इसको आप ना भी बनाओ तो भी चलेगा, बस यहाँ पे ये ऐसे एक और ये दूसरा बना देना। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हो। उसमें मोटर में क्या रहता है, स्प्लिट रिंग्स, इसमें क्या रहता है, स्लिप रिंग्स रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ड्रॉ लेबल डायग्राम टू शो द वेरियस कंपोनेंट ऑफ अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के वेरियस कंपोनेंट दिखाने हैं। ये आपका इनपुट है, वो आपका आउटपुट है। इधर क्वाइलिंग है, उधर भी क्वाइलिंग है। सॉफ्ट आयरन कोर यूज किया गया है, लैमिनेटेड यूज किया जाएगा, और पतले पतले शीट्स यूज किए जाएंगे, है ना। ठीक है, और कुछ बस इतना ही तो पता चलता है इसके अंदर। ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर एंड एक्सप्लेन हाउ डज इट वर्क। और आपको यह भी बताना है कि ये किस तरह से काम करता है। स्टेट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्राइमरी कॉइल एज कंपेयर टू इट्स सेकेंडरी कॉइल। अब यहां पे पहले तो डायग्राम बना लीजिए। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में करना क्या है, लैमिनेटेड कोर, वैसे ही सॉफ्ट आयरन का कोर बना दो, आप दिखा दिया। प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम दिखाइए, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स आप ज्यादा दिखा दीजिए, और इधर में थिक वायर रहेंगे, यहां पे थिन वायर रहेंगे। ठीक है, ओके। और इसके बाद क्या कह रहा है, आपको आपसे कह रहा है कि स्टेट टू कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा है। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक में देखो, सेकेंडरी एज कंपेयर टू प्राइमरी, तो यहाँ पे थिन वायर यूज करेंगे, एक कैरेक्टरिस्टिक बता दी हमने, और दूसरा नंबर ऑफ टर्न्स इधर ज्यादा रहेंगे, ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक बता दी। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक हमने आपको यहाँ पे बता दिए। ठीक है, ओके। एक चीज यहां पे देखो नोट करने वाली बात है, यहां लिखा हुआ है कि हाउ डज इट वर्क। ठीक है, तो ये किस तरह से काम करता है, तो ये चीज आपको यहां पे मेंशन करनी है। यहां पे क्या कह रहा था, ड्रॉ लेबल डायग्राम, लेबल डायग्राम बना लिया आपने, और एक्सप्लेन करना है हाउ डज इट वर्क। तो आप चाहो तो इसको आप कट कर सकते हो, क्योंकि ये डेफिनेशन है किसकी, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है इसकी कि काम कैसे करता है। काम ऐसे करता है कि अल्टरनेटिंग करंट इन द प्राइमरी कॉइल इंड्यूसेस अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसिंग हायर वोल्टेज इन द सेकेंडरी कॉइल थ्रू फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। देखिए यहाँ पे कोई भी एक सिंपल डायग्राम हम यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे पहले हमने क्या बना दिया, ये कोर बना दिया। अब यहाँ पे आप देखो कि नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ कम है, और यहाँ पे हमने नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा कर दिए। अब देखिए ये दोनों वायर एक दूसरे से कनेक्टेड बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ट्रांसफार्मर काम कैसे करता है, यहां पे आप अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई करते हो, यानी वोल्टेज यहां पे आप अप्लाई किए जो कि लो वोल्टेज है, और इधर में जो वोल्टेज है वो क्या करेगा, अल्टरनेटिंग वोल्टेज यहां पे इस कोर के अंदर क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड जाएंगे इस तरफ, और इसमें यानी ये कॉइल है, कॉइल के अंदर जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, अल्टरनेटिंग करंट है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो ये जो वो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। कैसा करंट, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। और ये इंड्यूस्ड करंट इधर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, तो इंड्यूस्ड करंट कैसा होगा, हायर वोल्टेज का होगा। ठीक है, तो यहां पे जो वोल्टेज मिलने वाला है आपको कैसा मिलने वाला है, हाई वोल्टेज मिलने वाला है। तो ये म्यूचुअल इंडक्शन एक तरह से हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो म्यूचुअल इंडक्शन से हो रहा है, ये दोनों तार कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे एडी करंट्स वगैरह ना प्रोड्यूस हो, इसीलिए लैमिनेटेड शीट का प्रयोग किया जाता है, एक के ऊपर एक शीट रखी हुई रहती है। ओके, और यहाँ पे करंट ज्यादा रहता है, वोल्टेज लो, तो यहाँ थिक वायर और यहाँ पे थिन वायर का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। नंबर ऑफ वायर टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल एक्सीड दोज इन द प्राइमरी, ये पहली कैरेक्टरिस्टिक।
और ये साथ ही साथ विच मेक्स द आउटपुट वोल्टेज हायर देन द इनपुट वोल्टेज। ये भी मैंने आपको बता दिया कि इसमें ये जो प्रोड्यूस होगा इसके अंदर ईएमएफ, ये क्या होगा, ज्यादा वोल्टेज का प्रोड्यूस होने वाला है। और दूसरा मैंने बता दिया कैरेक्टरिस्टिक वाले में कि नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में प्राइमरी से ज्यादा होते हैं, और एक वायर भी बता दी कि वायर जो है प्राइमरी में थिक रखेंगे और सेकेंडरी में थिन। किस केस में, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में। स्टेप डाउन वाले में क्या होगा, प्राइमरी में थिन रहेगा, सेकेंडरी में थिक रहेगा। ड्रॉ a label diagram of a device you will use to transform 200 वोल्ट AC to 15 वोल्ट AC। यानी कि हमको 200 से किस पे जाना है, 15 वोल्ट पे। तो यहां पे वोल्टेज को डाउन किया जा रहा है, तो यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज होगा। नेम द डिवाइस, डिवाइस कौन सी है, एंड एक्सप्लेन हाउ डज इट वर्क। तो किस तरह से काम करेगा और नाम देना है डिवाइस का, वो तो बता ही दिया आपको। गिव इट्स टू यूजेस, इसका दो इस्तेमाल भी आपको बताना है। तो वर्किंग देखिए इसका कैसे है कि जब ये जो टर्मिनल्स हैं, डिवाइस तो पता चली गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये टर्मिनल्स जो प्राइमरी कॉइल के हैं कनेक्ट होते हैं जब सोर्स से अल्टरनेटिंग ईएमएफ के, तो एक वायरिंग करंट फ्लो करता है प्राइमरी कॉइल में। प्राइमरी कॉइल में क्या करेगा, वायरिंग करंट प्रोड्यूस होगा, और ये वायरिंग करंट प्रोड्यूस करेगा वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड बार बार बदलता रहेगा जस्ट बिकॉज ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। और ये जो वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा कोर में ट्रांसफार्मर के, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है किसके साथ, सेकेंडरी कॉइल के साथ। यहां पे मैं डायग्राम बना देता हूं, ये ऐसे, तो ये इसको ऐसे लपेटा हुआ है इसके ऊपर ना, ठीक है। अब ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कहां जाएंगे, आगे की तरफ, और यहां पे जब वायरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो उसकी वजह से यहां पे क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इंड्यूस्ड ईएमएफ नंबर ऑफ टर्न्स यहां पे कम है, तो यहां पे जो वोल्टेज मिलेगी वो आपको लो मिलने वाली है, ड्यू टू विच एन इंड्यूस्ड EMF is induced in it, or induced EMF varies in the same manner as applied EMF in the primary coil varies. Thus, the induced EMF has the same frequency as that of the applied EMF. तो फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पे सेम होने वाली है, बट नंबर ऑफ टर्न्स कम होने की वजह से यहाँ पे वोल्टेज कैसा रहेगा, लो रहेगा, ठीक है, और करंट हायर रहेगा, ठीक है। तो ये चीज मैंने बता दी, आप देख सकते हो। हाँ, इसका इस्तेमाल बैटरी चार्जर में, रेडियो सेट में, और इसका इस्तेमाल स्टेप सब स्टेशन में भी इस्तेमाल होता है, जैसा कि हमने पढ़ा। वोल्टेज को डाउन करने के लिए पावर जनरेटिंग स्टेशन से बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज पे 132 किलो वोल्ट की वोल्टेज से बिजली शहर के अंदर आती है, तो वहां स्टेप डाउन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब यहां पे है कंप्लीट, ये कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम इन फिगर 10.44। कंप्लीट कैसे करोगे, यही कंप्लीट कर दें क्या, ये देखिए ऐसे बनेगा, ये ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, ये इस तरह से कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। कंप्लीट हो गया। नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पे लिख देना है बस कि भाई ये सॉफ्ट आयरन कोर है, लैमिनेटेड कह सकते हो। उसके बाद ये इनपुट, ये प्राइमरी है आपका, और ये सेकेंडरी है आउटपुट। नेम द पार्ट यू हैव ड्रॉन टू कंप्लीट द डायग्राम, तो सिर्फ ये सॉफ्ट आयरन कोर ही मैंने बनाया है। व्हाट इज द मटेरियल ऑफ द पार्ट नेम्ड अबव, तो सॉफ्ट आयरन कोर इज द ट्रांसफार्मर स्टेप अप स्टेप डाउन। तो प्राइमरी में टर्न्स ज्यादा है, सेकेंडरी में कम है, तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर हो गया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। जो भी डाउट्स आपके बुक के रहते हैं, जो आपने किताबें पढ़ी और थोड़े बहुत डाउट्स रह गए, वो सारे डाउट्स क्लियर कौन करता है, क्वेश्चन आंसर क्लियर करता है, ठीक है। तो इसीलिए हर एक क्वेश्चन आंसर के थ्रू जाइए, और क्वेश्चन आंसर से जजमेंट भी मिलता है आपको कि आपने सही से पढ़ा है या नहीं, या जो कुछ पढ़ा है आपने सही से समझा है या नहीं। ओके, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। The diagram in figure 10.45 sorry shows the core of a transformer and its input and output connection. Can I state the material used for core? Material used for core soft iron core and describe its structure. तो structure कैसा होता है, laminated thin sheet एक के ऊपर एक रखी हुई रहती हैं। Complete the diagram of the transformer and connections by labeling all parts.
ये 220 वोल्ट है, आउटपुट में 44 वोल्ट है, इट मींस स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। यानी कि यहां पे जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो एक्सीड करेंगे नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी वन। ठीक है, इस तरीके से बना दिया हमने। एक और चीज, नेम द ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप और स्टेप डाउन, तो स्टेप डाउन है ये ट्रांसफॉर्मर। आंसर सारे आपको विजिबल है, आप देख सकते हो। चलो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर है 12। ये देखिए अच्छा सा क्वेश्चन कह रहा है, डायग्राम बिलो शो अ मैग्नेटिक निडल केप्ट जस्ट बिलो द कंडक्टर। दिस इज अ मैग्नेटिक निडल केप्ट जस्ट बिलो द कंडक्टर, kept in the north south direction. Okay, which is kept in the नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो यहां पे डायरेक्शन ये दिया है साउथ नॉर्थ, इस तरह से। इन विच डायरेक्शन विल द निडल डिफ्लेक्ट व्हेन द की इज क्लोज्ड। ये रहा आपका की, और आपने कर दिया इस की को क्लोज। जैसे ही आपने की को क्लोज किया, करंट किधर से फ्लो करेगा, फ्रॉम द पॉजिटिव साइड। चलिए, फ्रॉम द पॉजिटिव साइड। अब हमें क्या करना है, डिफ्लेक्शन देखना है। डिफ्लेक्शन कैसे देख रहे थे आप, डिफ्लेक्शन देख रहे थे आप राइट हैंड थंब रूल से? नहीं, वो जनरेटर का काम है। लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। लेकिन यहां पे आप देखो, आप ये देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पहले देखने की कोशिश करिए। ये थंब किसको इंडिकेट करता है, थंब इंडिकेट करता है हमारा इसको, करंट को। और ये फिंगर्स जो हमारी कर्ल हो रही हैं, ये जो फिंगर्स हमारी कर्ल हो रही हैं, ये इंडिकेट करती हैं किसके डायरेक्शन को, ये डायरेक्शन इंडिकेट करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को। अब ये यहाँ पे साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में है, यानी मैं कह सकता हूं ये साउथ है, एक मिनट, ये साउथ है, ये नॉर्थ है। अब यहाँ पे ये आपका करंट यहां पे जा रहा है, ठीक है। तो करंट के लिए डायरेक्शन, और ये फिंगर्स जो कर्ल हो रही हैं, और जिधर ये कर्ल होती चली जाएंगी उधर उधर डायरेक्शन किसका बनेगा, नॉर्थ का। यानी कि जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, ऐसे ऐसे नॉर्थ, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये नॉर्थ वाला नॉर्थ वाले को क्या करेगा, रिपेल करेगा। यानी ये रिपेल होगा तो किस साइड में जाएगा, डिफ्लेक्ट करेगा टुवर्ड ईस्ट। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये ऐसे डिफ्लेक्ट कर रहा है किसको, इसको, टुवर्ड किसके, ईस्ट के साइड के डिफ्लेक्ट कर रहा है। Why is the deflection produced by current carrying conductor produces magnetic field, magnet repulsion? What will be the change in deflection if the magnetic field, magnetic needle is just taken just above the conductor? अगर इसी को हम ऊपर रख दें, यहीं पे हम ड्रॉ कर देते हैं, अगर ऊपर रख दिया हमने, जैसे ही हमने इसको ऊपर रख दिया, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वही है ना, तो ये इसको नॉर्थ वाले को किधर डिफ्लेक्ट करेगा, टुवर्ड वेस्ट। सेकंड वाला आंसर हो गया आपका, थर्ड वाला वेस्ट। नेम वन डिवाइस विच वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल पे कौन काम करता है, तो इस प्रिंसिपल पे आपका इलेक्ट्रिक बिल काम करता है। ओके, चलिए सारे आंसर्स यहां पे देख लेते हैं। नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट करेगा ईस्ट, हमने दिखाया आपको कि डिफ्लेक्ट करेगा टुवर्ड ईस्ट पहला। फिर सेकंड है कि पास करेंगे करंट अगर ए बी वायर में, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है किसकी तरफ, वायर के चारों तरफ, जो अलाइन करेगा मैग्नेटिक नीडल को किसके डायरेक्शन में, इन इट्स डायरेक्शन, और जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है। थर्ड वाला है, अगर ऊपर रख दिया तो डिफ्लेक्शन रिवर्स हो जाएगा, अब डिफ्लेक्शन वेस्ट साइड में होगा। इलेक्ट्रिक बेल इस प्रिंसिपल पे काम करता है। ये तो इससे पहले वाले का है, थोड़ा सा स्लाइड इधर उधर हो गई है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। हाउ डू द इनपुट एंड आउटपुट पावर इन अ ट्रांसफॉर्मर कंपेयर। तो इनपुट और आउटपुट पावर एक ट्रांसफार्मर में कैसे कंपेयर होता है, स्टेट द एजम्पशन मेड। पहली बात तो हम ये बता दें कि जो इनपुट पावर है वो इक्वल होनी चाहिए फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर। इनपुट पावर इक्वल होनी चाहिए आउटपुट पावर के, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि किस तरह से यहां पे आप कंपेयर करते हो, स्टेट द एजम्पशन मेड। एजम्पशन ये हम मेड करते हैं कि कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं हो रही है, पहली चीज तो, ठीक है। ये भी दो चीज मैंने क्लियर कर दी। अब इसके बाद देखो, ये तो लिखने की जरूरत नहीं है कि ट्रांसफार्मर को यूज नहीं किया जा सकता एसी करंट के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन है। ठीक है, ठीक है।
चलो उसको नहीं देखो, इसको यहां पे देख लो, ठीक है। ये वाला आंसर आप जो है यहां पे कट कर दो। आप मेरे साथ यहां पे आंसर देखिए। फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर व्हेन देयर इज नो लॉस द आउटपुट पावर विल बी इक्वल टू इनपुट पावर। आउटपुट पावर किसके इक्वल होगी? इनपुट पावर के। पावर इनपुट यानी पावर जो प्राइमरी साइड है इक्वल होगी प्राइम पावर इन सेकेंडरी साइड। पावर का मतलब वोल्टेज इन प्राइमरी इनटू करंट इन प्राइमरी इक्वल होना चाहिए किसके? वोल्टेज इन सेकेंडरी इनटू करंट इन सेकेंडरी। अब आप यहीं से इनका रेशियो देखो, वोल्टेज इन प्राइमरी अपॉन में वोल्टेज इन सेकेंडरी इज इक्वल टू करंट इन सेकेंडरी अपॉन में करंट इन प्राइमरी। यानी कि अगर हम बात करें तो जो वोल्टेज होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? करंट के। यानी अगर एक तरफ करंट ज्यादा, एक तरफ वोल्टेज ज्यादा है और दूसरी तरफ वोल्टेज कम, तो ट्रांसफार्मर ऑटोमेटिकली क्या कर देगा? करंट दूसरी तरफ हाई कर देगा, ठीक है, ताकि पावर जो है रिमेन सेम रहे। जिधर वोल्टेज ज्यादा उधर करंट कम, जिधर वोल्टेज कम उधर करंट ज्यादा, और इस तरह से ये कैसा रहेगा? बिल्कुल आपका आउटपुट पावर इनपुट पावर के बिल्कुल इक्वल रहेगा। एजम्पशन क्या है कि रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो है, और दूसरा तो मैंने बता दिया था कि देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। तो वो वाला आंसर ना लिख के आप ये शॉर्टकट में आंसर लिख देना, ठीक है। वो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है मेरे ख्याल से। चलिए अब यहाँ पे न्यूमेरिकल्स देखते हैं हम लोग। न्यूमेरिकल्स में टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। देखने में डर लगता है लेकिन एक्चुअल में बहुत आसान क्वेश्चंस है ये। मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल हैविंग 100 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं यहाँ पे? 100, डिक्रीजेस फ्रॉम 5 मिली वेबर टू 0 इन 5 सेकेंड। टाइम कितना लग रहा है भाई? 5 सेकेंड का टाइम लग रहा है। और यहां पे पूछ रहा है आपसे कि कैलकुलेट द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल, ठीक है। यहां पे जो डिक्रीज हो रहा है या फिर कह सकते हो जो चेंज हो रहा है वो कितना हो रहा है? वो हो रहा है आपका 5 मिली वेबर। तो 0.5 मिली वेबर। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, पहले यही लिख देता हूं मैं। 5 मिली वेबर यानी 5 इंटू 10 पे पावर -3 वेबर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, टू 0, ठीक है। और इसको कैसे लिखेंगे? अगर हम 5 को डिवाइड करते हैं 1000 से तो कितना आएगा? 0.005, ठीक है, टू 0। यानी ये चेंज हो रहा है, एक्चुअल में जो डिक्रीज हो रहा है, जो चेंज आ रहा है 005, ये इतना, ठीक है, इतना वेबर। फिर इसके बाद और क्या बोला है आपसे? आपसे निकालने के लिए कह रहा है आपका जो ईएमएफ का फॉर्मूला है ना, ये इक्वल होता है नंबर इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और रेट के लिए हमने बताया, रेट के लिए आपको क्या करना है? डिवाइड कर देना है टाइम से। एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स 100 है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है? 0.005 से 0, तो 0.005 लिख देंगे। अपॉन में क्या लिख देंगे? अपॉन में हम यहां पे लिख देने वाले हैं टाइम कितना लगा है? 5 सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा? पहले तो यहाँ डेसिमल रिमूव करके यहाँ पे मैं 1000 लगा देता हूँ, ठीक है। 1000 लगा दिया, 5 से 5 रिड्यूस हो गया, 00 से 00 रिड्यूस हो गया, तो 1 अपॉन में 10 आ रहा है। और पहले ही हमने यहाँ पे मिली को चेंज कर दिया है वेबर में, मिली वेबर को, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0.1 वोल्ट आ जाएगा। और 0.1 वोल्ट अगर आंसर नहीं आ रहा है तो 0.1 वोल्ट जो है इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर किस में आ जाएगा? मिली वोल्ट में आ जाएगा। डिवाइड करने से बड़ी वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाई करने से छोटी वैल्यू, यानी कि 100 मिली वोल्ट आ जाएगा। तो जैसे आपको चाहिए वैसे आप जो है यहाँ पे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे मूव करते हैं। द प्राइमरी कॉइल ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर हैज 800 टर्न्स। तो प्राइमरी कॉइल, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी दैट इज इक्वल टू 800 लिख दिया हमने। एंड द सेकेंडरी कॉइल हैज 8 टर्न्स, एंड द सेकेंडरी कॉइल हैज 8 टर्न्स।
इट इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट एसी सप्लाई, सप्लाई यानी कि वोल्टेज प्राइमरी में 220 वोल्ट है। कह रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट वोल्टेज, यानी सेकेंडरी आपसे पूछ रहा है। चलिए यहां पे फॉर्मूला क्या लगेगा कि सिंस नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स अपॉन नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स इज इक्वल टू वोल्टेज इन प्राइमरी अपॉन में वोल्टेज इन सेकेंडरी। वोल्टेज इन सेकेंडरी ये इधर चला जाएगा तो वोल्टेज इन प्राइमरी इंटू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी अपॉन में नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। कितना आ जाएगा वोल्टेज इन प्राइमरी जो कि 220 है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी दैट इज 8 अपॉन में कितना हो गया, ये 800 हो गया। क्या ये रिड्यूस होने वाला है, बिल्कुल 8 वन जा 800 टाइम्स में, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 22/10 यानी कि 2.2 वोल्ट ये वोल्टेज हो जाएगा किसमें, सेकेंडरी में। ठीक है, ये आएगा आपका आंसर। इतना ही आसान क्वेश्चन है सब, बस ऐसे ही। नेक्स्ट देखता हूं मैं, a transformer is designed to give a supply of 8 volt to ring a house bell from 240 volt। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, यहां पे वोल्टेज प्राइमरी में कितना है 240 वोल्ट का, और वोल्टेज जो सेकेंडरी में दे रहा है ये बेल बजाने के लिए दैट इज 8 वोल्ट का। द प्राइमरी कॉइल हैज 4800 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी दैट इज 4800, नंबर ऑफ टर्न्स यहां पे पूछेगा आपसे सेकेंडरी में, यही चीज तो गायब है। हाउ मेनी टर्न्स विल बी इन द सेकेंडरी। अभी हमने पढ़ा कि नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी अपॉन में नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज इक्वल टू वोल्टेज इन प्राइमरी अपॉन में वोल्टेज इन सेकेंडरी। नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी निकालना है तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी जो कि इधर आएगा तो वीएस एनपी मल्टीप्लाई होगा नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इनटू वोल्टेज इन सेकेंडरी अपॉन में वोल्टेज इन प्राइमरी। ये बस यहां ला दो, इसको इधर मल्टीप्लाई, वैल्यूज पुट करिए। नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी 4800, वोल्टेज इन सेकेंडरी दैट इज 8 वोल्ट अपॉन में 240 वोल्टेज इन प्राइमरी। 0 से 0 कैंसिल, 8 वन जा 8, 3 जा 24, 3 वन जा 3 से 480 160 टाइम्स में, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी दैट इज इक्वल टू 160 टर्न्स। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए ये हो गया। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेजेस ऑफ अ ट्रांसफार्मर आर 220 वोल्ट एंड 44 वोल्ट। पहले इनपुट लिखा है उसके बाद आउटपुट, तो पहले इनपुट हमने पुट कर दिया और उसके बाद हमने यहां पे आउटपुट भी पुट कर दिया। फाइंड द टर्न्स रेशियो। देखिए टर्न्स रेशियो क्या होता है आपका, अगर टर्न्स रेशियो की हम बात करें जिसको कि हम लोग एन से भी डिनोट करते हैं, तो दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी अपॉन में नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी अपॉन में नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, ये तो आपको दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये इक्वल किसके होता है, ये इक्वल होता है आपका वोल्टेज इन सेकेंडरी अपॉन में वोल्टेज इन प्राइमरी। कहां से लेके आए, अरे इसी का तो रेसिप्रोकल है, इसी का तो रेसिप्रोकल है, ये कहीं और से थोड़ी आया है। तो ये चीज पता है, तो नंबर ऑफ टर्न्स के लिए हम यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे, तो देयरफॉर कितना आ जाएगा आपका वोल्टेज इन सेकेंडरी कहाँ है 44 अपॉन में वोल्टेज इन प्राइमरी दैट इज 220। ये 1/5 का रेशियो और या फिर 1:5 आ गया। Am I clear? Okay. The current in input circuit if the output current is 2 एम्पियर। आपको पता है कि जो वोल्टेज और करंट है एक दूसरे की इनवर्सली है, तो यहां से आपको पता होगा कि सिंस वोल्टेज इन प्राइमरी अपॉन वोल्टेज इन सेकेंडरी इक्वल टू करंट इन सेकेंडरी अपॉन करंट इन प्राइमरी। तो वोल्टेज प्राइमरी में कितना है 220 वोल्ट है और सेकेंडरी में कितना जा रहा है 44 जा रहा है। करंट सेकेंडरी में कितना होगा, होगा नहीं दिया है, करंट इन द इनपुट सर्किट इफ द आउटपुट इज 2 एम्पियर, तो आउटपुट वाले की जगह पे सेकेंडरी वाले की जगह पे 2 एम्पियर और इनपुट का निकालना है। तो करंट इनपुट में कितना जाएगा 2 इंटू 44 अपॉन में 220 जाने वाला है। कैलकुलेट करिए कितना आएगा, 44 1 जा 44 5 जा, 2/5 का मतलब कितना होता है, 2/5 का मतलब होता है आपका 0.4 एम्पियर। तो करंट
प्राइमरी में कितना है 0.4 एम्पियर है। एक लास्ट क्वेश्चन यहां पे रह गया है, वो लास्ट वाला भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। A student in a laboratory wants to light a bulb of 6 watt and 11 volt, काफी कम है। रेटिंग विथ अ सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट, यानी कि मेन सप्लाई जो आ रही है 220 वोल्ट की है, तो वोल्टेज जो प्राइमरी में होगा 220 वोल्ट और वोल्टेज जो सेकेंडरी में होगा दैट इज 11 वोल्ट। मेंशन द काइंड ऑफ ट्रांसफार्मर ही शुड यूज, तो इसको यूज कौन सा करना है भाई, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ही तो बंदे को यूज करना है। ऑल्सो कैलकुलेट द टर्न रेशियो फॉर द ट्रांसफार्मर रिकमेंडेड बाय यू। टर्न्स रेशियो अभी हमने देखा कि दैट इज इक्वल टू वोल्टेज इन सेकेंडरी अपॉन में वोल्टेज इन प्राइमरी। इट मींस 11/220 इज इक्वल टू 1/20 इज इक्वल टू 1:20 का रेशियो इसको लेना होगा। ठीक है, तो यहां पे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का सारा चैप्टर सारे एक्सरसाइजेस खत्म होते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।